बढ़ते हैं। चीन में कोरोना महामारी से एक बार फिर दहशत का माहौल है। राजधानी बीजिंग में कोरोना के कई मामले सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। अब यहां कोविड-19 के विस्फोटक प्रकोप की स्थिति से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि राजधानी बीजिंग में कोरोना ने तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीजिंग में कोरोना विस्फोट को लेकर के चेतावनी जारी की है। बीजिंग के 2 जिलों में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। कोविड के प्रसार को कम करने के लिए यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नाइट क्लब और कुछ मनोरंजन स्थलों को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही चीन की वाणिज्यिक राजधानी शंघाई में हेयर और ब्यूटी सैलून से जुड़े मामलों में उछाल को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग को शुरू किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी को जानू पहल के तहत 13 देशों के मिशन प्रमुखों के साथ मुलाकात की। इन 13 देशों के मिशन प्रमुखों में स्पेन, ब्रिटेन और नेपाल के प्रमुख भी शामिल थे। ये इस पहल की चौथी बातचीत थी। बीजेपी को जानू पहल की शुरुआत पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से शुरू किया गया था। इस बातचीत में बीजेपी अपनी ऐतिहासिक यात्रा, विचारधारा, संरचना और चल रही गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी पेश करती है। 13 देशों के मिशन प्रमुखों से बातचीत के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी विभिन्न देशों की सरकारों और राजनीतिक संगठनों के बीच बेहतर संचार में विश्वास करती है ताकि वह एक दूसरे के जरिए को समझ सके। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी एक स्वस्थ लोकतंत्र और साझा सांस्कृतिक संबंधों में विश्वास रखती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे पर एक लड़की ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। इस मामले में अब पीड़िता ने आरोप लगाया है कि शनिवार रात को कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और उसे जान से मारने की कोशिश की। उसके ऊपर हमलावरों ने कोई लिक्विड फेंका जो उसके चेहरे और हाथ पर जाकर के लगा और जलने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़िता ने बताया कि उस पर शनिवार रात 2 युवकों ने हमला किया। हमलावरों ने उसे धमकाते हुए कहा कि तू नहीं मानेगी, केस क्यों वापस नहीं ले रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अपनी लैंड पॉलिसी को लेकर के मुश्किल में फंस सकती है। उद्धव ठाकरे सरकार पर लैंड पॉलिसी को लागू न करने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले पूर्व विधायक हर्षवर्धन यादव सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहे हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं कि पूर्व विधायक हर्षवर्धन यादव ने आगे क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैंने सिर्फ केस स्टडी दिया है भैया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टीज कैग के रिपोर्ट में यह दिखाया गया है जो अगर रेगुलराइज किया जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतना पैसा मिलेगा कि न केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स फ्री होगा मगर देश को टैक्स फ्री करने की ताकत महाराष्ट्र गवर्नमेंट में है। इतनी जमीन प्राइम लोकेशन पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत ही कम दामों में किराए पे दी गई है। इसके साथ ही इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दिया है कि हम इसको रेगुलराइज करेंगे, मगर इन्होंने वो रेगुलराइज किया नहीं है। ये बात फिर एक बार कैग के रिपोर्ट में आई है, इसलिए हमने इस पे निर्णय लिया है कि इस चीज को हम कंटेम्प्ट के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। इसकी नोटिस बाकायदा निकल चुकी है और इसके साथ ही हमको ये लगता है कि ये जो केस है ये सिर्फ महाराष्ट्र की सीमित नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की भी बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो बहुत ही ट्रिवियल रेट पे दी गई हैं। अशोका होटल चाणक्यपुरी का आप जानते हैं, वो भी होटल बहुत ही कम दामों में केंद्र सरकार ने दिया हुआ है। ऐसी काफी प्रॉपर्टीज केंद्र सरकार की हैं जो केंद्र सरकार अगर सही दामों में लगाए तो केंद्र सरकार
टैक्स फ्री हो जाएगी। केंद्र सरकार को लगता है सिर्फ 40 लाख करोड़ रुपया बजट के तौर पे जो टैक्स से और बाहर के कर्जे से सरकार चला रही है, लेकिन अगर इस तरह से जैसे महाराष्ट्र की बात हमने की है, यही प्रिंसिपल अगर देश फॉलो करता है तो देश को कम से कम 200 से 300 लाख करोड़ रुपया ऐसे मिल जाएगा जिसकी वजह से टैक्स लेने की देश को जरूरत नहीं पड़ेगी और आम आदमी के ऊपर का बोझ हट जाएगा। मन्नत जो बिल्डिंग है शाहरुख खान की, वो जो बिल्डिंग है वो सरकारी जमीन है, बाकायदा वो सरकारी जमीन पहले 99 साल के लीज पे दी गई थी, फिर 30 साल के लीज पे दी गई थी, फिर 20 साल की लीज पे दी गई थी और ऐसे करते 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 वो लीज 2012 में अब खत्म हो चुका है। इसका जिक्र कैग ने किया है कि शाहरुख खान जहां रह रहे हैं वो जमीन जो है वो सरकारी है, उसको वापस लेना चाहिए या तो उसके ऊपर एग्रीमेंट बना के लीज एग्रीमेंट करना चाहिए। ये बात कैग ने बोली थी 2013 में, क्योंकि 2012 में इसका एग्रीमेंट खत्म हो चुका था, मगर 2020 में जब कैग का रिपोर्ट आया तो कैग ने फिर एक बार बोला कि अभी तक ये वाकया हुआ नहीं है। तो ये बेकायदे से शाहरुख खान जी वहां रह रहे हैं और एक तो उनका घर खाली कराना चाहिए या तो उनसे रेंटल एग्रीमेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पे करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि खाली कराने की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि अगर वो सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर आदमी हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में ये बात सर्वसामान्य आदमी के दृष्टिकोण से बुरी है। हम छोटा सा ठेला लगा देते हैं कहीं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले गरीब आदमी का ठेला उठा के पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं। इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ है बिना रेंट दिए, उसको कुछ नहीं करती है। ये बात तो ठीक बात नहीं है और इसके बारे में बात होनी चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे ने इसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। महाराष्ट्र खबर में आगे बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर के बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शुक्रवार को ये विरोध इतना ज्यादा हुआ कि कई जगहों से हिंसा की खबरें सामने आई। वहीं इन सबके बीच नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस की ओर से एक समन भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने बीजेपी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के सिलसिले में 25 जून को बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया है। आपको बता दें कि पैगंबर को लेकर के नुपुर शर्मा ने एक टीवी बहस के दौरान टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद से उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से जिनेवा स्विट्जरलैंड में शुरू होने जा रहा है। यह सम्मेलन करीब 5 वर्ष के समय के बाद हो रहा है। इस साल के सम्मेलन के महत्वपूर्ण विचारणीय विषयों में महामारी के खिलाफ WTO की कार्रवाई, सब्सिडी वार्ता और खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सहित कृषि संबंधी मुद्दे शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।